नमस्ते बिहार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सियासी लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और खास। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां IRCTC घोटाला मामले में आज सुनवाई होने वाली और लालू प्रसाद से जुड़े इस मामले पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है लालू प्रसाद की तरफ से, और लालू प्रसाद ने जैसे इसे चुनौती दी, इस पर अब निगाहें कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इस पर सामने आता है। निचली अदालत ने आरोप किया तय है इस पूरे मामले पर, और 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। लालू प्रसाद यादव ने IRCTC घोटाला मामले में निचली अदालत की ओर से तय किए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लालू यादव की ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। और देश के चर्चित IRCTC घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। लालू ने उच्च न्यायालय में निचली अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अब लिहाजा लालू ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है IRCTC घोटाला और क्यों मुश्किल में है लालू प्रसाद यादव, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के चर्चित IRCTC घोटाला में घिरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के लिए सोमवार का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए गए। जिस तरह से पुख्ता रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष है तो सजा मिलना तय है। लालू यादव मुश्किल में क्यों हैं, इसे जानने के लिए IRCTC घोटाला केस को समझना होगा। दरअसल IRCTC के टेंडर में घोटाले का आरोप है। 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है, जब लालू केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। पटना और पुरी में मनपसंद कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगा है, जिसे लेकर 2017 में CBI ने लालू पर केस दर्ज किया। परिवार के दूसरे सदस्य और अफसरों पर भी मामला दर्ज किया और ये आरोप लगा कि रिश्वत के तौर पर टेंडर देने के बदले जमीन लिखवाई गई। तो कानून की एक प्रक्रिया है, न्यायालय का जो आदेश होगा सबको पालन करना पड़ता है, करेगा। सत्ताधारी बीजेपी के नेता IRCTC केस को लेकर लालू पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि लालू समेत 12 लोग के खिलाफ चार्जशीट CBI ने दायर की थी, जिन पर अक्टूबर 2025 में कोर्ट से आरोप भी तय हो गए। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी पर आरोप तय किए गए, जिसमें उनके ऊपर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगे। एक कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, जहां भी जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनका आरोप पत्र में CBI का दावा है कि 2004 से 2009 के बीच घोटाला हुआ, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। IRCTC के 2 होटलों को लीज पर दिया गया। नियमों का उल्लंघन कर निजी कंपनी को टेंडर दिया गया, जिसके बदले में पटना में कीमती जमीन लिखवाई गई। कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों का नाम पर और एक बेनामी कंपनी को जमीन ट्रांसफर की गई। CBI के इन आरोपों पर कोर्ट से आरोप भी तय हो गए। ऐसे में लालू ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। देखना होगा कि हाईकोर्ट से लालू को राहत मिलती है या नहीं। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की संपत्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब उनके कौटिल्य नगर आवास पर भी संकट है। सोशल एक्टिविस्ट हैं गुड्डू बाबा। उन्होंने विजय सिन्हा को एक पत्र लिखा और सांसद और विधायकों को आवंटित की गई जमीन और उसमें शर्त और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। गुड्डू बाबा ने पत्र लिखकर लालू सहित सभी आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद संपत्ति विवाद के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। अभी 10 सर्कुलर रोड के आवास को लेकर सियासी बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि जेडीयू ने लालू प्रसाद की जमीन और संपत्ति की जांच करने की मांग कर दी। अब लालू प्रसाद के कौटिल्य नगर आवास
सवालों के घेरे में आ गया। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्र लिखकर नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं। गुड्डू बाबा ने लालू प्रसाद के आवास की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर दी। गुड्डू बाबा ने आरोप लगाया कि कौटिल्य नगर की जमीन अनेकों सांसदों और विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए आवंटित की गई थी, लेकिन इसमें नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया। गुड्डू बाबा ने किन किन सांसदों और विधायकों को जमीन आवंटित की गई उसकी सूची भी सार्वजनिक करने की मांग की है। सोशल एक्टिविस्ट विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के आरोपों पर सियासत गर्मा गई। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि जमीन में आवंटन की शर्तों और नियमों का उल्लंघन हुआ तो लालू प्रसाद को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर जांच करनी है तो पूरे आवंटन की जांच हो। विकास चंद्र और गुड्डू बाबा द्वारा लगाए गए आरोप यह साबित करते हैं कि राजद की राजनीति सत्ता में रहते हुए जमीन और कानून व्यवस्था को अपनी जागीर समझती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से जुड़ी सांसद विधायक कोऑपरेटिव के जमीन देने में अगर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है तो यह खुली लूट का मामला है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे आवंटन की जांच हो। जिनको जिनको जमीन का आवंटन हुआ है, आवंटन तो नियमानुकूल है, लेकिन आवंटन में गड़बड़ी तो की ही जा सकती है। तो जब जांच करवानी है तो अब तक के हुए सभी आवंटनों की जांच हो जाए। अगर इस तरह के आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता बरती गई है, जो कि एक जांच का विषय हो सकता है, और नियम कानून का उल्लंघन अगर किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बताया जा रहा है कि कौटिल्य नगर की ये जमीन मूल रूप से वेटनरी कॉलेज की थी। 1916 में ये पटना विश्वविद्यालय के लिए अधिकृत हुई थी। 1987 में बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को 15 एकड़ सरकारी जमीन दी गई ताकि सांसद विधायकों को आवास के लिए अलॉट आवंटित किए जा सके। नियम था कि किसी को एक से अधिक प्लॉट नहीं मिलेगा और बेचने पर सोसाइटी को सरेंडर करना पड़ेगा। 1992 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो प्लॉट संख्या 208 आवंटित हुआ था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने नियम तोड़कर अतिरिक्त प्लॉट हासिल किए। लालू प्रसाद पर कुल 5 प्लॉट पर आलीशान घर बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद खरमास बाद इसी कौटिल्य नगर आवास में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद की शिफ्टिंग से पहले ही सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने जांच की मांग कर लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, लगातार लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई बेहद ही खास है और ऐसे में लालू प्रसाद के कौटिल्य निवास की जांच को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा के पत्र पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि वो किसी व्यक्ति के डिप्टी सीएम नहीं है, जो भी गलती करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज भागलपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में आम लोगों की सुनेंगे। पांडे जी तिरुपति के विधायक। मैं किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का नहीं, जो बिहार की जनता के साथ नियम विरुद्ध गलत करेंगे उसको संज्ञान में लेकर विभाग कार्रवाई करेगी। तो सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बड़ा आशीर्वाद दिया। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए पहुंचे हुए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी आगे तक जाएंगे। हम उनके साथ हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार ने सम्राट के सियासी भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश ने कहा सम्राट चौधरी बहुत आगे तक जाएंगे, वो उनके साथ हैं। नीतीश के इस बयान पर सम्राट के पिता शकुनी चौधरी भी हंस पड़े। दरअसल सीएम नीतीश कुमार दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने पुराने दिनों की याद ताजा की। इसी समारोह में नीतीश ने सम्राट चौधरी को खूब आशीर्वाद दिया।
सीएम नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के सामने ही सम्राट की खूब तारीफ की। सीएम नीतीश की तारीफ पर सम्राट चौधरी ने कहा, उनके लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी। सीएम नीतीश का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। नहीं, आशीर्वाद उनका मिलता ही रहता है। मैं उनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और नीतीश कुमार जी हमारे सहयोगी हैं। एक वरिष्ठ के तौर पर सब दिन आशीर्वाद मिलते रहा है। सम्राट चौधरी नई सरकार में काफी ताकतवर भूमिका में हैं। सम्राट गृह मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। इससे पहले ये विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास था। अब सीएम नीतीश ने सम्राट के पिता शकुनी चौधरी के सामने ही उन्हें बड़ा आशीर्वाद दे दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां लाइब्रेरियन अभ्यर्थी आज करेंगे प्रदर्शन। तो 12 बजे बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन होगा। टीआरई 4 से पहले एलईटी परीक्षा की ये लोग मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। शिक्षा विभाग के रवैये से नाराज हैं अभ्यर्थी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। लाइब्रेरियन अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। 12 बजे बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ठंड के बावजूद भी समीक्षा बैठक करें और एक एक योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट लें। जो काम पहले से रुके हुए हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए और अगर टेंडर की जरूरत है तो फिर से टेंडर निकाला जाए। की ठंड में भी एक एक योजना का जो है और समीक्षा किया जाए और उसके प्रगति की जो है रिपोर्ट हमें तुरंत दिया जाए। पूरे बिहार के अंदर पथ निर्माण में जितने भी काम पहले से चल रहे थे समय पर पूरा हो, वैसे काम जो टेंडर के कारण या टेक्निकल कारण से रुका हुआ था उसका या तो फिर से टेंडर करने की आवश्यकता है तो टेंडर हो, या किसी कारण से वो रुका हुआ है तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई हो। देखिए सिवान में बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश सिवान पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दारोंदा प्रखंड में निर्माणाधीन हड़सर पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद सिवान परिसदन में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान जिले में पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और साथ ही साथ अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। निर्देश दिया गया कि वो 15वीं और 6वीं वित्त आयोगों की राशि के व्यय की बात है तो सिवान का परफॉर्मेंस बिहार के एवरेज से बेहतर है। को और बेहतर करने के लिए टाइमलाइन के साथ पूरा करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे, जब चोर को पकड़ने गई पुलिस खुद कटघरे में खड़ी हो जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं कई खड़े होते हैं। बिहार के वैशाली में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई। ये मामला है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का। तारीख 31 दिसंबर, थाना क्षेत्र लालगंज। एसडीपीओ गोपाल मंडल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुलासा हुआ चोर गिरोह का। गिरोह के सरगना पति पत्नी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि यहाँ चोर से ही चोरी की गई और करने वाले कोई और नहीं बल्कि खाकी वर्दी वाले। पुलिस टीम बिलासपुर गांव भी पहुंची, छापेमारी की और बरामद किया चोरी के बर्तन, टीवी, कारतूस और अन्य सामान। लेकिन कार्रवाई के बाद कहानी ने बिल्कुल नया मोड़ ही ले लिया। आरोपी रामप्रीत सहनी के रिश्तेदार गेनालाल सहनी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ बर्तन, टीवी ही लेकर नहीं गई, बल्कि करीब 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए नकद भी साथ ले गई। आरोप है कि इन कीमती सामानों को न जब्ती सूची में दिखाया गया और न ही मीडिया के सामने पेश किया गया। सुनने में आया है कि सर एगो राइफल शायद मिला है, 2 दाना मिला है,
और 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है, बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और भी सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। मामला यही नहीं रुका। छापेमारी के दौरान मौजूद एक महिला जिसे पुलिस ने सरकारी गवाह बनाया था, उसने भी पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। महिला का कहना है कि उसने अपनी आंखों से पुलिस को घर से बड़ी मात्रा में कीमती सामान ले जाते हुए देखा था। पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब? किस दिन? ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या किया? वो आया तो वो घर ढूंढने लगा, पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ, रिवाइवल। आप देखे थे? हाँ। अब सवाल ये कि छापेमारी थी ये या हेरा फेरी? 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी आखिर कहां गई? कार्रवाई के नाम पर थानाध्यक्ष और दारोगा सस्पेंड कर दिए गए। मामले की गंभीरता और बढ़ते दबाव के बाद वैशाली के एसपी ललित मोहन शर्मा ने आखिरकार एक्शन लिया। लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और दारोगा सुमन झा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद फिर जांच की गई और जांच के लिए इसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थानाध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें DI सर के द्वारा निलंबित किया गया है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं रह गया। ये मामला बिहार पुलिस की पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे पर सीधा सवाल है। जब चोर के घर छापा मारने वाली पुलिस पर ही चोरी के आरोप लगने लगे, तो आम जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मिला है और आज मंत्री अशोक चौधरी वहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। शिवलिंग की पूजा डुमरिया घाट सेतु का भी जायजा लेने वाले हैं और शिवलिंग को सेतु पार कराने पर मंथन भी किया जा रहा है। NHAI की टीम भी बुलाई गई है इसको लेकर के। तो गोपालगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां गोपालगंज में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मिला है और आज मंत्री अशोक चौधरी वहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद डुमरिया घाट सेतु का भी वो जायजा लेंगे और शिवलिंग को सेतु पार कराने पर भी मंथन किया जा रहा है और इसे लेकर के NHAI की टीम भी बुलाई गई। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा शिवलिंग इन दिनों बिहार में आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसे पहुंचना है पश्चिम चंपारण, जहां पर रामायण सबसे बड़े मंदिर जिसका निर्माण हो रहा है, वहां इसे स्थापित किया जाना है। तमिलनाडु से ये शिवलिंग जो है कई राज्यों से होते हुए बिहार के गोपालगंज में इस वक्त पहुंचा है और करीब 210 मीट्रिक टन वजनी ये विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर तक ले जाया जाना है। फिलहाल ये शिवलिंग गोपालगंज में है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सवाल ये कि गंडक नदी पार कर पूर्वी चंपारण इसे पहुंचाया जाना है, लेकिन चुनौती यही है कि गंडक नदी पर बना जर्जर डुमरिया घाट सेतु से क्या ये 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग गुजर सकता है? पुल की वर्तमान स्थिति और शिवलिंग के अत्यधिक वजन को देखते हुए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना भारी शिवलिंग नदी के ऊपर से सुरक्षित तरीके से आखिर कैसे पार करेगा। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर महामंथन भी शुरू हो चुका है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग का जायजा भी लिया, साथ ही डुमरिया घाट सेतु की तकनीकी स्थिति की जांच के लिए पुल निगम की बात हो या फिर विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम की बात हो, इन सभी को बुलाया गया है। NHAI की टीम भी गोपालगंज में मौजूद रहने वाली है। अगर इंजीनियरों की टीम पुल से शिवलिंग पार कराने की अनुमति अगर नहीं देती है, तो इसे नदी मार्ग के जरिए पहुंचाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। विराट है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 210 टन वजन इसका है। 96 पहियों के
ट्रक पर जा रहा है, साथ में 10 पहिया और मतलब 106 पहियों का ये ट्रक है। उस ट्रक का वही वजन 160 टन बताया जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ डुमरिया घाट पुल, जिससे पार करके इसको पूर्वी चंपारण के विराटनगर में पहुंचना है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्पैन पे कितना लोड लिया जा सकता है, क्या है, तो इंजीनियरिंग की टीम के साथ हम लोग जा रहे हैं पूरे विंग के साथ। इसका असेसमेंट करने के बाद फिर इसके फर्दर कल मूवमेंट की तैयारी। देखिए, महिला बॉगी में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों की अब खैर नहीं होगी। पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में पुरुष यात्रियों को महिला बॉगी में चढ़ने से रोकने के लिए मार्च तक स्पेशल टीम बनेगी। टीम अचानक किसी भी ट्रेन का निरीक्षण करेगी और महिला बोगी में बैठे पुरुष यात्रियों को किसी भी हाल्ट या फिर स्टेशन पर उतार देंगी। महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों की अब खैर नहीं है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से अब जो निर्देश है वो दिए जाने वाले हैं और मार्च से उनके खिलाफ सख्ती भी जारी की जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रेन है महिला बोगी है, लेकिन इसमें यात्रा पुरुष यात्री भी कर रहे हैं और कुछ महिला यात्री भी यहाँ बैठी हुई हैं। ये महिला बोगी है दीदी? हाँ। आप लोग के साथ कुछ पुरुष यात्री भी सफर कर रहे हैं? नहीं तो ये देखिए, ये महिला बोगी है और इसमें जो पुरुष यात्री हैं वो भी सफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से 5 डिवीजन में पुरुष यात्रियों को महिला बोगी में चढ़ने से रोकने के लिए मार्च तक स्पेशल टीम बनेगी। टीम अचानक किसी भी ट्रेन का निरीक्षण करेगी और महिला बोगी में बैठे पुरुष यात्रियों को किसी भी हॉल्ट या स्टेशन पर उतार देगी। साथ ही रेलवे नियम के उल्लंघन के मामले में जुर्माना और कार्रवाई भी की जाएगी। पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्रा स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित पूर्व मध्य रेलवे के बड़े बड़े स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली ट्रेनों के महिला बोगी की मॉनिटरिंग बड़े पैमाने पर की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर ही महिला बोगी में पुरुष यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगेगी। खासकर पटना से गुजरने वाली और पटना से खुलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की बोगी पर नजर रखी जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये महिला बोगी की तस्वीर है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष यात्री भी नजर आ रहे हैं। रेलवे के तमाम दावे फिलहाल फेल नजर आ रहे हैं और पुरुष यात्री भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। इस पर रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि स्टाफ की कमी की वजह के कारण। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।